गुड आफ्टरनून एवरीवन। हरियाणा जीके हम लोग पढ़ रहे थे और 3-4 दिन से मैं हरियाणा जीके का एक बेसिक स्ट्रक्चर कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को समझ आए, ताकि जब हम किताब को उठाएं तो किताब हमें बहुत इजीली समझ में आ जाए। अब उम्मीद करती हूँ कि 4 दिनों की इन क्लासेस में आपको हरियाणा थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा कि हरियाणा कैसे है, कैसे बना, किससे अलग हुआ, कितने ज़िले स्टार्टिंग में थे, फिर टाइम टू टाइम कैसे ज़िलों की संख्या लगातार बढ़ती गई और ज़िलों के बढ़ने से फिर प्रशासन में भी बदलाव आया, कितने हमारे राजस्व मंडल हैं, एक एक मंडल में कितने कितने ज़िले पड़ते हैं, जैसे अंबाला मंडल में कितने ज़िले हैं, रोहतक में कितने, गुड़गांव में कितने, हिसार में कितने, करनाल में कितने और अपने फरीदाबाद में कितने। फिर ज़िले भी लगातार बनते गए, बीच में एक ब्रेक भी आया 10 साल का। फिर ज़िलों में भी कहीं ना कहीं डेट, महीने, साल आपको याद हो गए होंगे। अब इन सब चीज़ों को किताब से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं बोलती जाऊँ, लेक्चर देती जाऊँ, आप सुनते जाएं तो उससे तैयारी नहीं होती। तैयारी होती है हमेशा किताब के साथ, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वो तब बढ़ता है जब आप चीज़ों को, सुनी चीज़ों को सामने आंखों से पढ़ लेते हैं और फिर जब तब उसे कभी ना कभी पढ़ते रहते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है कि मेरा ये टॉपिक तैयार हो गया। मेरे बोलने भर से आपको नहीं आएगा, आपको अपने बिहाफ पे मेहनत करनी पड़ेगी। हर किसी को अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है, कोई किसी के हिस्से की मेहनत नहीं कर सकता। इनफैक्ट माँ बाप भी नहीं कर सकते बच्चे के हिस्से की मेहनत। तो ये मान के चलो कि तुम्हें अपने पार्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत के रास्ते में अगर कोई आसान सा ट्रैक दिखा दे कि भाई इस तरह से चीज़ आसान बन सकती है, तो आपकी मेहनत थोड़ी सी कम में रिजल्ट ज़्यादा आ सकता है। बस इतना काम होता है पेरेंट्स का और टीचर्स का, बाकी हर किसी को अपना जीवन खुद संवारना पड़ता है। तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा, हरियाणा के ज़िलों का संक्षिप्त परिचय, सेम बातें जो मैंने आपको बताई हैं पर किताबी भाषा में, ताकि अब आपको ये रहे कि हाँ, मेरा ये सिलेबस पूरा हो गया। अब जैसे ज़िले हम 10 दिन बाद बात नहीं करेंगे, फिर मैं सिर्फ एक नाम लूँगी और आपके दिमाग में वो पिक्चर बनेगी, क्योंकि आप उससे जुड़ी सारी बातें धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। हरियाणा को पढ़ने में लगभग 3 महीने का टाइम लग जाएगा, ढंग से पढ़ेंगे तो। तैयारी कर, अब ऐसे तो 20 दिन में भी पढ़ा जा सकता है, 20 ही टॉपिक हैं, लेकिन एक एक टॉपिक पर कई कई दिन लगाने पड़ते हैं अगर तैयारी अच्छी चाहिए तो। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आप तुरंत से पॉइंट के इशारे को पकड़ लेंगे और आप आंसर ठीक टिक कर देंगे। चलिए आज किताबी भाषा में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के जिलों का संक्षिप्त परिचय, ये एक बार आप मुझे बाद में बता देना, आज तो जो है सो है। अगर इसका फ़ॉन्ट आपको छोटा बड़ा करवाना हो, मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा है ये, तो आप बता देना, मैसेज कर दो कि लखन पढ़ लेगा, उसके हिसाब से इसमें चेंज करा देंगे। ये मैं कहाँ से करा रही हूँ, पहले मैं सोच रही थी कि अरिहंत की बुक से करा दूं, क्योंकि हमें ये था कि एचटेट तक एक बार सिलेबस पूरा हो जाए। पर अब हमें दिख रहा है कि पेपर जो है दिसंबर तक उम्मीद है होने की, तो दिसंबर तक हमारे पास पढ़ने का टाइम मिल गया। अब हम लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे। सारी किताबें अच्छी हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि वही किताब लेना, जो आपके पास है आप उससे पढ़ लो। हर एक में जिलेवार परिचय जरूर मिलेगा, जिलेवार परिचय कह लो या जिलों का परिचय कह लो। मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ, जो बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, ये वो बुक है जो मैंने अपने पार्ट पे मेहनत करके डाटा कलेक्ट करके और वो छपवाई है। इस बुक को मैंने अपनी क्लास में लगवाया भी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगी भी, उससे टॉपिक को करेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो है उससे पढ़ लो। कुछ भी नहीं है तो आप मंगवा सकते हो, बुक ज़रूर लेनी पड़ेगी आपको, कोई ना कोई जो आपका मन करे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी किताब है, अरिहंत है वो भी बहुत अच्छी है, नवीन गर्ग जी वाली है वो भी बहुत अच्छी है, और आपने नहीं खरीदी है तो आप मेरे वाली भी ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि सारी किताबें बात एक ही करेंगी। बस ये है, आपको टॉपिक क्लियर होगा, सामने होगा, तो आपको पढ़ने में फिर आनंद भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा, और मेन टारगेट वही है। तो हरियाणा के जिलों का संक्षिप्त परिचय, हम बात करते हैं हरियाणा के जिले कैसे कैसे। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, और आप सब लोग जानते हो कि हरियाणा के वो 7 जिले कौन से थे। क्या इसमें हम लोग मार्कर यूज नहीं कर सकते इस वाले सॉफ्टवेयर में? क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा ना बीच बीच में। नहीं है तो कोई बात नहीं, कल कर देना। ठीक है, क्योंकि जगह जगह ना हल्का सा, जैसे टीचर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर वो लिख देता है, तो बच्चों को भी अगर वो पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 सब जानते हैं अस्तित्व में आया। उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7। और क्या फॉर्मूला था उनका? घर जेके में, जम्मू कश्मीर में
मंडल अलग चीज है, जिले अलग चीज हैं। जिले बने थे घर जेके में और जो मंडल हैं वो हैं घर के एफ। तो ये गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, ये देखो एज इट इज हैं, जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। 1 2 3 4 5 6, एक उधर लिखा है 7वां अंबाला, ये रहा। ठीक है, तो आप ये देख लो, ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल है, घर जेके में याद करना आसान है। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ठीक है, तो चरखी दादरी 1 दिसंबर लिखा है क्योंकि जब तक ये बुक छपी थी ना तब तक 1 दिसंबर ज्यादा था, लेकिन अब आप विकिपीडिया प्रॉपर सर्च करोगे तो अब लिखित में है ये डेट, जो एग्जैक्ट डेट है। अगर नहीं मिलती तो आप इसके साथ जाना। अब वैसे ज्यादा ऑथेंटिक डेट चल रही है 16 नवंबर 2016, इस डेट के साथ पहली प्रायोरिटी से जाना। ना मिले तो 1 दिसंबर, ना मिले तो 4। वैसे मुझे उम्मीद है अब सही देंगे, पर बाकी हरियाणा का आप कह नहीं सकते कुछ भी, इनकी गारंटी कोई ले नहीं सकता। चरखी दादरी जिले का गठन हुआ 22वें जिले के रूप में हुआ। वर्तमान में 22 जिले हैं जिनका संक्षिप्त विवरण है। तो ये 1 दिसंबर बाद में करना, पहली प्रायोरिटी पर जाना 16 नवंबर 16 के साथ। ठीक है, अब देखें अंबाला, सबसे पहला जिला इन्होंने दिया अंबाला। अंबाला आते ही आपके दिमाग में वो पट्टी आ जाए जो आपने बहुत अच्छी तरह याद की हुई है, पंचकुला, उसके साथ अंबाला, उसके साथ यमुनानगर, इनके नीचे की तरफ कुरुक्षेत्र। ये पट्टी याद है सबसे ऊपर वाली 4 जिलों वाली, ये अंबाला की पट्टी थी। तो स्थापना कब हुई? स्टार्टिंग से था अंबाला, घर JKM में GHA मतलब अंबाला था। तो 66 से, क्षेत्रफल 1574 है। एक दिन में सारे क्षेत्रफल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करा दूंगी, अभी सिर्फ पढ़ लो, अभी जरूरत नहीं है इसको रट्टा मारने की। एक दिन स्पेशल क्षेत्रफल के ऊपर काम करेंगे। मुख्यालय इसका वही है क्योंकि सबके मुख्यालय वही हैं जो उनका नाम है सिवाय एक के। और कौन सा है वो एक जिसका मुख्यालय अलग है? आप जानते हैं महेंद्रगढ़ का मुख्यालय महेंद्रगढ़ में नहीं है, नारनौल में है। पहले मेवात का मुख्यालय नूह में था, पर अब तो मेवात ने नाम बदल लिया, तो इसलिए अब हम कहते हैं सिर्फ महेंद्रगढ़ है जिसका नाम तो महेंद्रगढ़ है, लेकिन महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर जो मिलेगा आपको मेन, वो नारनौल में मिलेगा। बाकी सबके हेडक्वार्टर वहीं के वहीं हैं। इसकी तहसील है अंबाला, बराड़ा, नारायणगढ़। जैसे कुछ तहसीलें पेपर में पूछ लेंगे नारायणगढ़ कहाँ पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए नारायणगढ़ तहसील पड़ती है अंबाला में। ये रटने नहीं होते, 10-20 बार सुनोगे, पढ़ोगे, आंखों में से गुजरेंगी चीजें तो याद हो जाएगा। नारायणगढ़ तो अंबाला, बराड़ा, नारायणगढ़। शहजादपुर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अंबाला कैंट सब जानते हैं। मुलाना और साहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कल शायद मैंने जिक्र भी किया था, मेगा फूड पार्क है यहाँ। हरियाणा में फूड पार्क तो ढेर बन रहे हैं, लेकिन मेगा फूड पार्क, बहुत बड़ा जो फूड पार्क है वो 3 ही है। इनमें अंबाला का साहा पहला था और 2 सोनीपत में हैं। तो ये बहुत बड़ा फूड पार्क है साहा अंबाला में। अगर मेन कहें तो अंबाला याद रखना, नारायणगढ़ याद रखना, मुलाना और साहा। अंबाला कैंट तो कॉमन सेंस है कि अंबाला में ही होगा। ठीक है, इसके बाद खंड आ गए, ब्लॉक। ऐसे नहीं पूछेंगे अलग अलग, लेकिन जगह आ सकती है। मान लो कह देंगे निम्न में से कौन सा खंड अंबाला में नहीं है, और 4 नाम दे देंगे, उसमें अग्रोहा डाल देंगे मान लीजिए, या कलानौर डाल देंगे, एक गोहाना डाल देंगे, और एक इनमें से। तो फिर कौन सा है नहीं है? अगर आपने पढ़ रखा है कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, साहा अंबाला में, मुलाना अंबाला में, बराड़ा अंबाला में, तो आप टिक कर पाओगे। तो सिर्फ ये पढ़ने के लिए होते हैं। बराड़ा, नारायणगढ़, शहजादपुर, साहा, बार बार आ रहे हैं ना सेम। बराड़ा देखो ये रहा, नारायणगढ़ ये रहा, साहा वो रहा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आइडिया रखना है कि इस नाम की जगह यहाँ पड़ती है। जनसंख्या कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन एक अंदाजन रखना कि 10 लाख से ऊपर जहाँ की जनसंख्या है, आपके हरियाणा में 15 जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। और 10 लाख से ऊपर की बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जहां जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है वहां नगर निगम बना सकता है राज्यपाल। तो इसलिए आपकी नगर निगम 15 बन सकती हैं, लेकिन है नहीं। नगर निगम के को भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, याद नहीं करने। ये लिंगानुपात 885 है, कंपैरेटिवली ठीक है, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात में सबसे पीछे स्थान है, पता है ना आपको, पूरे देश में। तो उसके हिसाब से 885 फिर भी ठीक है। साक्षरता दर है यहाँ 81%, अच्छी है, काफी अच्छी है। ये टॉप 4-5 में जरूर आ जाएगा, मेरे ख्याल चौथे नंबर पर ही आ जाएगा। जनघनत्व 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो जनघनत्व भी यहाँ अच्छा है। भाई जो इलाका एडवांस्ड होगा ना वहाँ जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। जनसंख्या कम कहाँ मिलती है? उबड़ खाबड़ इलाका हो या इलाका बहुत फैला हुआ हो, जैसे सिरसा है, एरिया में बड़ा है वहाँ। हरियाणा की 573 है, तो उसके हिसाब से देखें तो काफी घना बसा है अंबाला। अंबाला अच्छा इलाका, एडवांस्ड, इसलिए लोग ज्यादा हैं। अंबाला जिला राज्य और देश की राजधानी से
राज्य की राजधानी मतलब आपकी चंडीगढ़, और देश की मतलब दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से जुड़ा है। पहले ये पॉइंट ठीक था, लेकिन आप जानते हैं अब नेशनल हाईवे के नंबर बदल गए हैं, और अब ये 1, 2 सारे मिलाकर बड़े बड़े कौन सा नंबर बन गया? NH44। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH44 इस पर पड़ता है, से जुड़ा है। तो NH44 ये पूरा इलाका आपका जुड़ा है, जिसको आप GT रोड बोलते हैं, ये NH44 का ही तो पार्ट बन गया। अंबाला में नदियां बहती हैं, मार्कंडेय ऋषि के नाम पर है ना, मार्कंडा नदी। टांगरी नदी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, घग्गर हरियाणा की बहुत इंपॉर्टेंट नदी, और उनकी सहायक नदियां, छोटी मोटी सी सहायक, ढेर सहायक नदियां जो नाले बद्रोह के रूप में जाके इसमें गिर जाती हैं, वो भी बहती हैं। तो मेन पूछेंगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नदी, तो आप घग्गर का नाम लेंगे, लंबाई के अनुसार कह लें या कह लें कि सबसे महत्वपूर्ण नदी। फिर छोटी मोटी नदियां टांगरी, मार्कंडा टाइप भी यही हैं। और इस इलाके में बहुत सारी नदियां इसलिए भी दिखती हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ी का इलाका, पंचकुला वाला, पहले इसी का तो पार्ट था पंचकुला, तो इस इलाके में ठीक ठाक सी बारिश हो जाती है। अंबाला के पर्यटन स्थल जहां लोग घूमने आते हैं, जिसके कारण फेमस है, वो किंगफिशर। ऐसे पूछ लेते हैं कई बार, किंगफिशर कहाँ है? जैसे पूछ लेंगे शमा कहाँ है, कभी कहेंगे कुछ भी इस तरह का नाम उठा लेंगे, स्काई लार्क कहाँ है, तो ये याद रखने पड़ते हैं। इनको अपने पार्ट पे याद करना है। किंगफिशर अंबाला में है। नौगजा पीर बहुत इंपॉर्टेंट, अंबाला में नहीं है, पहले था, अब पड़ेगा आपके कुरुक्षेत्र में। पर ये कई बार ऐसा होता है, लिखते कुछ हैं, ये मेंशन किया था कि नहीं है, लेकिन टाइपिस्ट ने इसको इसमें डाल दिया। तो कुरुक्षेत्र में अब पड़ेगा, पहले ये अंबाला का पार्ट था। और शाहबाद आपने सुना होगा ना, कुरुक्षेत्र का पार्ट है, वहां पर ये पड़ता है। अंबाला का जो हाईवे है ना, इस पे पड़ता है, मेन जो अपना ये नेशनल हाईवे था, इस पे पड़ता है। एरिया अब गिना जाएगा कुरुक्षेत्र में, पहले वो अंबाला का पार्ट गिना जाता था। तो क्या खास है इस 9 गजा पीर में? आप अच्छी तरह जानते हैं, इंसान के लिए कहावत है कि इंसान को क्या चाहिए मरते टाइम? 2 गज जमीन। ये कहावत है ना कि वैसे इंसान पूरा जीवन मार काट करता है, और ये कर लूं और ये जोड़ लूं और वो कर लूं, फाइनली उसको 2 गज जमीन चाहिए। 2 गज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक हाइट मानी जाती है कि 2 गज में 6 फुट का आदमी आराम से लेट जाएगा। इसका मतलब 1 गज बराबर 3 फीट होता है। एक इंसान की हाइट 6 फीट मैक्सिमम, भाई एक आइडियल हाइट अगर हम कहें, तो कितने गज जमीन हो गई? 2 गज। ये आदमी 9 गज का है, बहुत लंबी मजार है। 9 गज का मतलब हुआ 9 तिये 27, एक में 3 फीट है ना, यानी ये आदमी जिसकी ये पीर की जो ये मजार है, ये 27 फुट लंबा था, ऐसा माना जाता है। तो सोचो कितना लंबा आदमी होगा। इसलिए आप वैसे मजार पे जाएंगे ना कभी, अगर आप कभी गए हो कोई चादर वादर चढ़ाने, या आपने महज देखा भर हो, तो मजार क्या होती है? किसी आदमी के, जैसे जो ये अपना मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इनके पीर होते हैं, जैसे हमारे हिंदुओं के संत महात्मा होते हैं ना, ऐसे इनके सूफी पीर होते हैं। तो पीर को ये जैसे ऐसे भाई दफन कर दिया, जहाँ पे 6 फीट का, 6.5 फीट का, ऐसे आपने देखा ग्रीन ग्रीन सी चादर चढ़ाते रहते हैं उसके ऊपर, तो वो होता है इनकी मजार। अब इस आदमी की मजार देखो कितनी है, 27 फुट की बहुत लंबी मजार है, ऐसे फैली पड़ी है दूर तक, 27 फुट। ऐसा मानते हैं कि इनकी हाइट इतनी ही थी। और ये यहाँ के नहीं थे, ये इराक के थे, इराक के। और इराक से कभी ये यहाँ आए थे पंजाब साइड में, फिर यहाँ रहे। यूपी में भी फेमस है, मतलब पूरे उत्तर भारत में कई जगह आपको 9 गजा पीर मिलेगा, सिर्फ हरियाणा में नहीं है, ये कई जगह है 9 गजा पीर। पर क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अपने से जोड़ते हैं। तो इराक से एक आदमी आया, उस आदमी ने यहाँ लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और कहते हैं कि उनके सामने लोग मन्नत मांगते थे, और टाइम के अंदर अंदर, भाई किसी ने कह दिया 6 महीने में जी मेरा ऐसा हो जाए, तो वो आशीर्वाद देते थे, और 6 महीने में उस आदमी का काम बन जाता था। यानी टाइम बाउंड काम होता था यहाँ। ऐसा मानने लग गए लोग कि अगर आपने एक समय मांग लिया ना, तो उस समय के अंदर इनकी इतनी कृपा थी कि वो काम बन जाएगा। तो कहते हैं कि जहाँ ये थे वहाँ लोगों के साथ ना कुछ बुरा भी नहीं होता था। तो अब ये मानने लग गए उस नेशनल हाईवे पे जहाँ वो 9 गजा की पीर है, कि वहाँ एक्सीडेंट्स भी पुराने टाइम में बहुत होते थे, लेकिन जब वो पीर बाबा की वो बन गई है मजार, तब से वहाँ एक्सीडेंट्स भी नहीं होते। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अब इनकी मान्यता हमारी ये है, और हम अपना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल ठीक जहाँ पे ये है ना, बिल्कुल ऑन रोड है, आपको दिखेगी, मैंने भी देखी है, बाहर से ऑन रोड दिखती है। तो वहाँ से बिल्कुल अंदर एक रास्ता जाता है, ठीक इसी के परिसर में आप कह सकते हैं एक हिंदू शिव मंदिर भी है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय भी आप इसको मान सकते हैं कि जहाँ 9 गजा की पीर की मजार है, वहीं पे साइड में हिंदू का सबसे बड़ा जो मंदिर है, शिवजी मंदिर, बड़ा इन द सेंस भगवान शिव की बहुत मान्यता है हरियाणा में, और शिवजी के ढेरों मंदिर हैं, उनमें से ही एक शिव मंदिर आपको 9 गजा पीर के पास मिलेगा। समझ में आ गया? ये इराक से आए थे, और 9 गज की इनकी हाइट थी। अगर इसको मीटर में कहेंगे तो 8 मीटर निकलेगा। ये 8 मीटर और 36 इंच इसका टोटल लंबाई।
या तो 9 गज आ जाएगा, 9 गज को आप अगर फीट में कन्वर्ट करोगे तो 27 फीट इनकी हाइट थी, या 8 मीटर याद कर लेना, 8.36 है, 8 याद कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने लंबे थे ये, और इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये टाइम बाउंड थे ना भाई, टाइम 6 महीने में ऐसा हो जाए, 1 महीने में या 1 साल में, तो इसलिए अभी भी लोग यहाँ पर कोई जब मन्नत मांगने जाते हैं तो यहाँ पर इनकी पीर बाबा की जो इतनी बड़ी मजार है ना, उस पर घड़ियाँ चढ़ती हैं, घड़ी चढ़ाई जाती है। देखो कितनी अजीब मान्यता है, लोग कहीं पे भाई प्रसाद चढ़ाते हैं, कहीं चादर चढ़ाते हैं, यहाँ लोग घड़ी भी चढ़ाते हैं। और घड़ी इस चीज़ की सूचना देती है कि आप एक टाइम अगर मांग रहे हैं तो पीर जो मजार है पीर की, यहाँ पे वो टाइम के अंदर आपका काम जरूर बन जाएगा। तो ऐसी हरियाणा में एक जगह है जहाँ पे कोई मान्यता कोई मन्नत मांगते टाइम घड़ी चढ़ाई जाती है, तो वो 9 गजा की पीर है। अंबाला में नहीं है, पहले थी अंबाला में, अब ये कुरुक्षेत्र के शाहबाद के पास पड़ती है, तो इसलिए अंबाला कई किताबों में लिख दिया गया, वैसे ये गिनी जाएगी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, 9 गजा पीर कहाँ के थे ये? इनका नाम था इब्राहिम बादशाह, इब्राहिम बादशाह इनका नाम था, इराक के थे ये। चलिए आगे पढ़े। अंबिका देवी मंदिर, अंबाला है तो अंबिका तो हो गई यहाँ पे, और जैन मंदिर है यहाँ। गुरुद्वारा मंजी साहिब है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत परेशान करेगा एग्जाम में, क्योंकि गुरुद्वारा मंजी साहिब ढेर है आपके यहाँ, ढेर। मैं इनको किसी दिन जब गुरुद्वारे पढ़ाऊंगी ना तब डिटेल से पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ एक आइडिया दे देती हूँ। गुरुद्वारा मंजी साहिब 3 जगह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हमने अभी पढ़ा गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। एक इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका रोहतक वाला, रोहतक, और एक आपका है कैथल जो कि गुरुद्वारों का शहर भी कहलाता है। 3 सेम नाम के हैं ये, मंजी साहिब। किसी के आगे मंजी साहिब गुरुद्वारा लिख दिया, किसी के आगे श्री मंजी साहिब कर दिया, है मंजी साहिब का। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर तीनों में से पूछें तो नंबर 1 जाना अंबाला के साथ, ना मिले तो जाना रोहतक के साथ, ये भी ना मिले तो थर्ड प्रायोरिटी कैथल है। तीनों जगह तीनों में स्थित है, लेकिन पहले नंबर पे जाना अंबाला के साथ। ठीक है, और ये छठे और 10वें गुरु है ना, जो अपने सिखों के 10 गुरु, आपको नाम भी पता होंगे बहुतों को, उन 10 गुरुओं के नाम पर हैं ये, तो छठे और 10वें के नाम पर है अंबाला वाला मंजी साहिब गुरुद्वारा, वो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका। सेंट पॉल चर्च भी है यहाँ, सेंट पॉल चर्च। तो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए समझ में आया, कुछ जगह है ये घूमने की। देखो ये मत सोचो कि एक दिन में सब कुछ आ जाएगा, एक आइडिया रखो बस कि यहाँ मंजी साहिब है, सेंट पॉल चर्च है, यहाँ वो 9 गजा, यानी देखो मुस्लिम धर्म की बात भी हो रही है, इस्लाम धर्म की, हिंदू की बात भी हो रही है, क्रिश्चियन की बात भी हो रही है। चर्च, अंबाला कैंट याद है, कैंट का इलाका, अंबाला कैंट में तो क्रांति करनी थी जहाँ अंग्रेज रहा करते थे, तो ये अंग्रेज अपने चर्च वर्च तो जरूर बनाते होंगे, तो तब से एज इट इज चल रहे हैं चर्च का जो सिलसिला है। तो हरियाणा में अंबाला में, अब वैसे कुरुक्षेत्र में 9 गजा, पर बनाया तो अंबाला में था, तो हम कुरुक्षेत्र याद करके जोड़ लेते हैं फिर भी, कि हमने यहाँ क्या पढ़ा, 9 गजा पीर की मजार, 27 फुट का आदमी, 8 मीटर जिसकी हाइट थी, वो कुरुक्षेत्र टिक करना है, पहले अंबाला में था अब कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, चलिए आगे देखें। वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिफिक जो अपरेटस होते हैं ना, साइंटिफिक अपरेटस, इसको भी ध्यान से समझना। कहते हैं पूरे इंडिया में जितने साइंटिफिक अपरेटस होता है कोई उपकरण, साइंस से जुड़ा, कोई लेबोरेटरी से जुड़ा उपकरण, जितने इंडिया में टोटल निर्यात करते हैं ना, उसका एक बड़ा हिस्सा हरियाणा के अंबाला में बनाया जाता है। कहीं लिखा है 20%, कहीं लिखा है 35%, तो एक बड़ा हिस्सा याद कर लो। वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है ये, इसके कारण अंबाला को विज्ञान नगर, ये थोड़ा सा गड़बड़ में है, इसको ध्यान से समझना। विज्ञान नगर गलत क्यों है? क्योंकि साइंस सिटी नहीं है ये थोड़ा लिखने का हेरफेर है, इसको समझो। वैज्ञानिक उपकरणों के कारण इसको साइंटिफिक अपरेटस सिटी कहते हैं, साइंटिफिक अपरेटस। अपरेटस होते हैं उपकरण जो आपकी इनमें वैधशाला, इसमें यूज होते हैं ना आपकी प्रयोगशालाओं में, उपकरण, एपरेटस। ठीक है, साइंटिफिक, वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए फेमस है, इसलिए इसको विज्ञान नगर नहीं कहते, साइंस सिटी नहीं कहते, लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों का नगर कहते हैं, साइंटिफिक एपरेटस सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों का नगर। फिर ये साइंस सिटी कौन सी है? 2017 में आपकी हरियाणा सरकार ने कहा कि हम सोनीपत में जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसको आप डी क्रस्ट के नाम से जानते हैं, सोनीपत में एक आपका पड़ता है डी क्रस्ट, जिस दिन यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे उस दिन और डिटेल से बता दूंगी। डी
डी क्रस्ट है दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी 1987 में अस्तित्व में आई थी। पहले कॉलेज के नाम पे थे, चौधरी छोटू राम के नाम पे। आज ये यूनिवर्सिटी है, साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े इलाके में काम करती है, बिल्कुल ऑन रोड है, जीटी रोड पर। इस डी क्रस्ट में कह रहे हैं सरकार की इच्छा है कि इसमें डेवलप करेंगे साइंस सिटी को। आज तक आपके देश में सिर्फ 2 साइंस सिटी हैं, एक पश्चिम बंगाल में और एक आपके पंजाब के कपूरथला में। अब तीसरी साइंस सिटी डेवलप होगी हमारे हरियाणा के मुरथल में, जो पड़ती है डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर। तो बहुत बड़ी बात है। साइंस सिटी आया तो सोनीपत टिक करना, लेकिन साइंटिफिक अपरेटस सिटी आया तो आपको टिक करना है अंबाला। ये भूलना नहीं है, छोटी छोटी चीजें परेशान करेंगे एग्जाम में। इसके अलावा मिक्सी सिटी कहलाता है अंबाला, कारण यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर जूसर जो घरों में होता है ना, मिक्सी जिसको बोलते हैं घर में, जिसमें हम मसाले पीसते हैं या कुछ भी इस तरह की चीजें, मैंगो शेक बना सकते हैं, तो वो मिक्सी ज्यादा बनती है, इसलिए इसका नाम पड़ा मिक्सी सिटी। तो साइंस सिटी नहीं है, साइंटिफिक अपरेटस सिटी है, मिक्सी सिटी है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। सेंट पॉल चर्च यहाँ पर है। पहले पीर 9 गजा की मजार थी, लेकिन अब वो गिनी जाती है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि 73 के बाद तो कुरुक्षेत्र अलग से आइडेंटिटी बन गया। यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता का क्या एग्जाम्पल दोगे? 9 गजा पीर की जो मजार है उसी के प्रेमिसेस में हिंदुओं का शिव मंदिर भी है। तो ये है हमारा अपना अंबाला। साइंस सिटी कहाँ डेवलप करेंगे? सोनीपत मुरथल के डी क्रस्ट में। ठीक है, ये बहुत छोटी सी एक आइडिया, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन पढ़े और सब कुछ आ जाए, लेकिन धीरे धीरे रोज रोज आपके दिमाग में ना पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अंबाला के बारे में 50, 100, 200 चीजें पता होंगी। वो एक दिन में नहीं हो सकती, फिर तो मिक्स हो जाएंगी। रोज थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ती जाएं, थोड़ी थोड़ी रोज बढ़ती जाएं। अगला आ गया भिवानी। भिवानी की खासियत क्या है? भिवानी पहले एक टाइम था जब नंबर 1 था अगर एरिया की बात करें, लेकिन चरखी दादरी 16 नवंबर 2016 को जब अस्तित्व में आया तो भिवानी को ही तो काटा गया। काटा इन द सेंस मैप में, वैसे थोड़ी कटता है। तो भिवानी अब एरिया में छोटा है। पहले भिवानी सिरसा जींद के साथ ऐड किया जाता था मंडल में, अब भिवानी चरखी दादरी रोहतक मंडल में शामिल है। क्यों खास है भिवानी, बात कर लेते हैं। भिवानी आपके राज्य का वो हिस्सा है जहां सबसे पहली बार कपड़े की मिल लगी थी, कपड़ा मिल। इससे पहले आपके राज्य में, हरियाणा में कपड़ा मिल नहीं थी। आजादी से पहले तो पंजाब में लग गई थी। ये पहली कपड़ा मिल लगी थी ग्रासिम। ग्रासिम सुना होगा ना, कपड़े के डिजाइनर, बहुत बड़ी कंपनी है। ग्रासिम क्लॉथ मिल लगी थी ये, और ये लगी थी अंग्रेजों के काल में 1937 में। कपड़ा मिल। आज ग्रासिम तो बहुत पीछे रह गया। आज आपके देश का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भिवानी में खड़ा है, जिसको नाम दिया जाता है द TITS, सारे कैपिटल। इसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, यानी तकनीकी संस्थान। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ, किस चीज का इंस्टीट्यूट है ये? टेक्सटाइल, यानी कपड़ा। टेक्सटाइल होता है कपड़ा। टेक्सटाइल एंड साइंसेज, यानी विज्ञान। कितनी अजीब बात है, कपड़े के साथ विज्ञान को जोड़ दिया, क्योंकि कपड़ा भी वैज्ञानिक चीजों की डिमांड करता है। तो द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, TI मतलब टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है जहां ढेरों लोग पढ़ते हैं, ढेरों बच्चे रिसर्च का काम करते हैं। तो TITS, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आपके भिवानी में आज भी है। आपके भिवानी में ही सबसे पहले कपड़ा मिल लगी थी 1937 में, ग्रासिम कपड़ा मिल। ठीक है, ग्रासिम की मिल थी ये। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या बता रहे हैं भिवानी के बारे में। स्थापना आपको पता ही है, 22 दिसंबर 72। किसके साथ बना था? सोनीपत। सोनीपत और भिवानी एक ही साथ बने थे। मुख्यालय इसका सेम, सबके मुख्यालय सेम है सिवाय महेंद्रगढ़ के, उसका नारनौल में है। इसकी तहसीलें, मतलब ये नाम तुम्हें दिमाग में रखने हैं कि भैया ये नाम जो है ये भिवानी में आएगा। कौन कौन से? भिवानी तो है ही, भवानी खेड़ा, भिवानी भवानी एक जैसे लग रहे हैं, भवानी खेड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तोशाम, तोशाम की बारादरी कभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तोशाम की पहाड़ियां फेमस हैं। तोशाम में कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, फिर जब पढ़ेंगे ना लास्ट में जब हिस्ट्री में तो बहुत आसान दिखेगा। तोशाम में कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो बहुत बड़े राजा हुए हैं राजपूतों में, चौहान वंश के, जिन्होंने देखो लड़ाई की थी 1191 में गौरी के साथ और उसको भगा दिया था यहाँ से। और 92 में भी दगाबाज जयचंदों के कारण वो हारा, नहीं तो बहुत ताकतवर लड़का था, यंग एज में ही तो मारा गया था वो, इतना प्रतापी राजा। तो तोशाम में ना बारादरी फेमस है। बारादरी ये क्या चीज है? कहते हैं ये जो अपने पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने ऐसे करके 3-3
ऐसे हॉल मान लो, ये 3-3 कमरे मान लो, तो ऐसे छोटे 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 करके 12 रूम्स थे, और ये ऐसे रूम्स थे 12, ये मतलब इस तरफ खुलते थे, यहाँ सामने ऐसे रूम्स थे कि इन सब में कौन बैठा है वो सेंट्रल हॉल में बैठे आदमी को नहीं दिखेगा। यहाँ पे मान लो शहंशाह बैठा है, ये पृथ्वीराज चौहान, तो ये यहाँ बैठ के न्याय किया करते थे। जो यहाँ पे हो रहा है ना सब कुछ, वो इनमें बैठे हुए आदमियों को दिखेगा। ये 12 दरवाजे थे, और यहाँ बीच में एक केंद्रीय कक्ष था, सेंट्रल हॉल, जैसा हमारा है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, भाई संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो सेंट्रल हॉल में तो हुई थी, तो यहाँ भी सेंट्रल हॉल था, और इसके चारों तरफ ऐसे कमरे 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 थे। यहाँ बैठ के वो न्याय किया करता था, और इसीलिए इसको पृथ्वीराज की कचहरी भी कहते हैं। पृथ्वीराज की कचहरी, कचहरी मतलब कोर्ट। तो ये 12 दरी है, 12 दरवाजे, बीच में सेंट्रल हॉल, तो 12 दरों में बहुत बार औरतें और इस तरह के लोग भी बैठते थे, लेकिन जो सेंट्रल हॉल में बैठा है उसको सब देख सकते हैं, सेंट्रल हॉल में जो बैठा है उसको सब लोग दिखाई नहीं देंगे। तो ये फेमस है तोशाम की, तोशाम की 12 दरी। और तोशाम में ना पहाड़ियां हैं फेमस, जहां से कि मिनरल्स भी निकाले जाते हैं। कोई बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है, पर पहाड़ियां। तो तोशाम की 12 दरी, तोशाम की पहाड़ियां। कहाँ है तोशाम? आपके भिवानी में, ठीक है। नेक्स्ट है सिवानी। तो भिवानी, सिवानी और ये भवानी सेम तो लग रहे हैं देखने में, वानी वानी वानी, भिवानी, सवानी, भवानी, ठीक है। इसके बाद बहल पड़ता है, यहाँ कैरू पड़ता है, भूतकला को बौद्ध कला लिख दिया वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइडिया रखना कि ये वाली जो टेरिटरी है ये भिवानी में पड़ती हैं। जनसंख्या इनकी काफी बड़ी दिख रही है आपको, 16 लाख के आसपास, ठीक है। 16 लाख तो काफी बड़ी जनसंख्या, आबादी लेके बैठे हैं। लिंगानुपात आइडिया रखना बस, ऐसे कोई पूछेगा नहीं भिवानी का बताओ। 886। साक्षरता भी ठीक ठाक है, 75%। जनघनत्व इनका 342 है, तो कम है, क्योंकि हरियाणा का तो 500 प्लस है और इनका 342 है, तो इनका जनघनत्व कम है, कारण एरिया काफी बड़ा था ना इनका। भिवानी का पूरा नाम देखो क्या बता रहे हैं, भानी ग्राम था इसका पुराना नाम, पूरा नहीं है, पूरा पुराना होना चाहिए। भिवानी का पुराना नाम था, पुराना नाम था भानी ग्राम, जो भियानी बना टाइम बीतते बीतते, फिर भियानी बना, फिर भिवानी होते होते फिर फाइनली हो गया भिवानी। इसका वर्णन देखो किस किताब में है, आईने अकबरी। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। यानी अकबर के टाइम पे जो किताब लिखी गई, अकबर के बारे में जो कथाएं लिखी गई, उसमें नाम आया है हमारे भिवानी का। कैसे, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि अकबर जो था वो या तो इसमें अपना आगरा में रहा करता था, फतेहपुर सीकरी में, या फिर दिल्ली, ज़्यादातर तो यही था, या फिर लाहौर गया था। तो दिल्ली के इलाके से ही तो टच था आपका हरियाणा, तो हरियाणा से जुड़ी जागीरें और इन सब से वो टैक्स कलेक्ट करते होंगे, आते जाते होंगे। पूरा भारत के राजा थे वो, तो उसने तो कश्मीर तक राज किया अपना। तो उस टाइम पे कहीं पे उस किताब में जिक्र हुआ है हमारे भिवानी का। बड़ी बात है ये। आईने अकबरी में आपके राज्य के कौन से जिले को स्पष्ट लिखा गया? भिवानी को, ठीक है। किसने लिखी है ये उसके एक आदमी ने लिखी थी, रत्नों में से। भिवानी जिले के पर्यटन स्थल क्या क्या घूमने का है यहाँ? रेड रॉबिन नाम की जगह है, डेरंगो यहाँ पड़ता है, तोशाम मैंने बताया पहाड़ी है तोशाम में और मिनरल्स मिलते हैं। तोशाम के 5 तीर्थ हैं, 5 तीर्थ। पीर मुबारक शाह की दरगाह है, तो कई इलाके हैं यहाँ भी घूमने के। ये इंपॉर्टेंट तो तोशाम है सबसे जरूरी। खैर रेड रॉबिन और डेरंगो पक्षियों के नाम हैं, जिस दिन आपको पर्यटन स्थल कराऊंगी हरियाणा के तो अलग से याद करा दूंगी। इस नगर को हरियाणा की काशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कहते हैं। काशी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मंदिर हैं, मंदिर की अधिकता। अगर पूछें हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ हैं, तो आप कहोगे हरियाणा के भिवानी में सर्वाधिक मंदिर हैं। अजीब बात है ना, तीर्थ स्थल पूछेंगे तो आप कहोगे कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी कहेंगे तो आप कहोगे कुरुक्षेत्र, लेकिन वहां मंदिर ज्यादा नहीं है, वहां बाकी चीजें ज्यादा हिस्टोरिकल। लेकिन अगर पूछे कि मंदिर सर्वाधिक कहाँ है, तो आप कहोगे हरियाणा की काशी में, यानी भिवानी में, जहां पहली टेक्सटाइल मिल भी लगी थी, ठीक है। तो शाम भी यहीं पड़ेगा। ये कुछ खास बातें थी भिवानी के बारे में। अगला है चरखी दादरी। चरखी दादरी इसी से काट के तो बनाया, इसके बारे में भी सुन लो। चरखी दादरी बना है, ये 1 दिसंबर, अब पुरानी बात हो गई, अब हम क्या कहेंगे 16 नवंबर 2016। पहले ये डेट ना इस पे लिखी नहीं थी विकिपीडिया पे, आप कहीं भी सर्च करते किसी साइट पे मिलती नहीं थी, लेकिन अब सब साइट्स आप खोल के देखिए, सब पे इसको अपडेट किया गया, तो यानी ज्यादा मान्य अब 16 नवंबर है, ठीक है। फिर भी हरियाणा का भरोसा नहीं है, तो हम नवंबर क्या दिसंबर भी
याद रखें। हरियाणा के भिवानी को काट कर ही बना है चरखी दादरी, और मैंने बार बार आपको बताया कि यहाँ मेंढक ज्यादा थे, दादुर ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम दादरी पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज के पोते ने, बिल्वराज ने इसको बसाया था, तो पृथ्वीराज के ही रिलेशन में बिल्वराज है, इसने बसाया। पहले ये किसका हिस्सा था? भिवानी का। जब ये पुराने टाइम में भिवानी का हिस्सा था ना, भिवानी जिसका नाम आईने अकबरी में भी, अबुल फजल की किताब में, उस भिवानी के टाइम पर यहाँ चरखी दादरी में बहुत पहले एक सीमेंट फैक्ट्री लगी थी। अंग्रेजों के टाइम में एक सीमेंट फैक्ट्री लगी, ये लगाई थी एक बहुत अमीर घराने के आदमी डालमिया ने। डालमिया पूरा बहुत बड़ा परिवार था, जैसे मुंजाल परिवार है बहुत बड़ा, जैसे अंबानी परिवार है, ऐसे डालमिया परिवार था। खूब पैसा था इनके पास, अमीर थे उस टाइम के, सेठ, धन्ना सेठ थे ये। तो इन्होंने हमारे भिवानी के चरखी दादरी में एक फैक्ट्री डाली, खूब पैसा लगा हुआ सीमेंट फैक्ट्री में। कहते हैं उस टाइम पूरे भारत में 12 फैक्ट्री भी नहीं थी, मतलब दर्जन फैक्ट्री नहीं थी उस टाइम। इन्होंने खूब बड़ा पैसा खर्च किया, और फैक्ट्री कैसे लगे, कैसे चलेगी, इसके लिए इन्होंने जर्मनी से सलाहकार मंगवाए। तो सोचो उस टाइम पे ये हमारे बाप दादाओं से पुराने टाइम का आदमी है और ये जर्मनी से सलाहकार मंगवा रहा है, तो तुम इमेजिन कर लो कि कितने अमीर होंगे। बहुत बढ़िया सीमेंट फैक्ट्री चली, और किसी भी एरिया में अगर कोई इस तरह की बड़ी फैक्ट्री लगती है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? उस एरिया के लोगों को बहुत जल्दी बड़े पैमाने पे रोजगार मिल जाता है। यानी चरखी दादरी के उस टाइम के लोगों को कितना बड़ा रोजगार मिला, क्योंकि फैक्ट्री लगी है तो उसमें हजारों वर्कर होंगे, हजारों लोगों को रहना खाना, मतलब उस सबसे कहीं ना कहीं मार्केट डेवलप होता है ना। अब 1000 लोगों को अगर एक कंपनी रखती है तो 1000 लोगों को तनख्वाह देगी, तो उनको अपने आसपास ही दुकानें चाहिए, तो दुकानदार आके अपनी दुकानें खोल लेंगे। उनको आसपास कहीं ना कहीं, मान लीजिए साइकिल है तो हवा भरवाने की चीज चाहिए, कहीं घर के सामान की दुकानें खुलेंगी, यानी बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा हो जाता है ऐसी जगह पे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया। लेकिन उसी दौरान टाइम बीतते बीतते अंग्रेज यहाँ से चले गए। अब डालमिया परिवार को लगने लगा कि बात नहीं बन रही, सैलरी जितनी दे रहे हैं उस हिसाब से सीमेंट के ढेर फैक्ट्री खुल गई टाइम आते आते, तो इनकी और मजदूरों की चिक स्टार्ट हो गई। मजदूर कह रहे थे सैलरी बढ़ाओ, ये कह रहे थे भैया सैलरी नहीं बढ़ेगी, कुछ बचता ही नहीं हमें। तो ये बात इतनी बढ़ गई कि डालमिया परिवार ने कहा हम इस फैक्ट्री को बंद करते हैं। भाई हमारी मर्जी, प्राइवेट फैक्ट्री है, हमने पैसा लगाया, हमारे बाप दादा ने, हम नहीं चलाते, तुम हटो यहाँ से, हम ताला लगा रहे हैं। ताला लगा तो लोगों का क्या चला गया? रोजगार। अब रोजगार गया तो भूखे मरने के आसार आ जाएंगे ना। अब जिनके सोचो बाप दादा भी नौकरी कर रहे थे, वो भी नौकरी करते, एकदम से सब कुछ हट गया, तो एकदम से कहाँ जाएं? तो लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन, धरने बड़े स्तर पे, ये बात दिल्ली तक पहुंची। और तब फिर इंदिरा गांधी के टाइम में, उस टाइम इंदिरा गांधी आपके देश की पीएम थी, इंदिरा गांधी के कानों में गया कि जी ऐसे ऐसे डालमिया परिवार ने, भाई प्राइवेट फैक्ट्री है मान लिया, लेकिन रोजगार तो जनता को भी मिल रहा है ना, तो ऐसे कैसे अपने फायदे के लिए बंद कर, जो हजार तरह की बातें। अब डालमिया कह रहे हैं हम तो नहीं खोलते, हमारा पैसा प्राइवेट है। अब आपने एक भैंस खरीदी तो आप ही की तो मर्जी है, आप उसका दूध निकालो या ना निकालो। आपको पड़ोसी कहे कि इसका दूध निकालना है और नहीं निकालना, तो आप क्यों सुनोगे? तो डालमिया ने पैसा लगाया, डालमिया की मर्जी, अगला चलाए चाहे ताला लगाए, हम कौन है बोलने वाले। तो इसीलिए फिर दिल्ली, ये भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई डालमिया तो है प्राइवेट आदमी, अगले का मन करेगा खोलेगा, अगले का नहीं मन करेगा नहीं खोलेगा। अब आपके प्लॉट में आप चाहे गेट पे ताला लगाओ चाहे खोलो, आपकी मर्जी है ना। या पड़ोसी कहेगा कि खोल, मैं तो यहाँ पे अपनी भैंस बांधूंगा और आप खोल दोगे। इस चीज को अपने ऊपर रख के देखो भैया, जिसने पैसा लगाया उसकी मर्जी चलेगी। डालमिया अड़ गया कि मैं तो नहीं खोलता, भाई मैं क्यों मानूं, मेरी मर्जी, मैंने बंद कर दी, और मैं चाहे नुकसान में जाऊं मैं नहीं खोलूंगा। अब इसीलिए भारत सरकार को इसका अधिग्रहण करना पड़ा, और उस फैक्ट्री को भारत सरकार ने खरीदा। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, सीसीआई ने 1981 में इसका अधिग्रहण कर लिया कि ठीक है जी, आपको दिक्कत है, ये मजदूर आपको दुखी करते हैं, काम नहीं करते, पैसा जमा है, आप हमें दे दो, हम अधिग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रोजगार लोगों का छीनना ठीक भी नहीं है। अब डालमिया को सरकार ऑफर कर रही है तो डालमिया को और क्या चाहिए? भैया मुझे तो यही चाहिए ना कि सरकार मुझे पैसा दे दे, सरकार उसके बाद कुछ करे, चलाए, बंद करे मेरे बला से। तो उसने क्या किया, उसने पैसा ले लिया और उसने भारत सरकार को बेच दी। अब भारत सरकार मालिक बन गई, और भारत सरकार का एक उपक्रम था, एक एजेंसी थी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, अब वो इसकी मुखिया बन गई। आज लगभग 30-35 साल हो गए ये सीसीआई के लेने के बाद से बंद पड़ी है, ना कोई रोजगार है, ना ये इलाका यूज हो रहा। 350 एकड़ बताते हैं इसकी जमीन है, इतनी जमीन बंद पड़ी है। जो उस टाइम वहां पे घर बनाए गए थे, कहते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया कोठियां बनी थी, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री में जो मालिक टाइप के जो बड़े बड़े मैनेजर होंगे वो भी तो रहेंगे ना वहां पे, तो जीएम और इस तरह के असिस्टेंट मैनेजर, ढेर मकान, आवास के लिए, लोगों के रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए गए, क्योंकि बाहर से आके भी लोग रहते थे, तो वो सब अब खंडर में तब्दील हो गया। प्रॉपर्टी तो गई सो
गई, वो एरिया भी खाली पड़ा है। तो कई बार ये बात उठती है, सांसदों के थ्रू भी जनता और विधायक ये बात करते हैं, और अपने यहाँ हरियाणा में तो उठती रहती है कि इस प्रॉपर्टी का कुछ अच्छा यूज क्यों नहीं कर रहे हो, या तो आप किसी और काम को, किसी और चीज को यहाँ खड़ा कर लो, यहाँ कुछ और लगा दो, लोगों को रोजगार मिल जाए। 350 एकड़ को आप बंद करके पड़े तो इसका फायदा क्या है। तो ये डालमिया फैक्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस कारण कभी ये न्यूज में रहा करता था। अब ये पहले पड़ती थी भिवानी में, अब ये कहाँ पड़ेगी, अब ये आपके चरखी दादरी में बंद पड़ी है वो फैक्ट्री। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ है इसका, अपनी जगह। तहसीलें दादरी और बाढ़ड़ा, बाढ़ड़ा ये जगह का नाम है। चरखी दादरी के पर्यटन स्थल क्या है, रेस्ट हाउस मंदिर है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट है हनुमान मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब किताबों में दिख जाता है आपको। इमलोटा एक गांव का नाम है, इमलोटा, यहाँ एक हनुमान मंदिर है, बड़ा मेला भरता है ऐसा कहते हैं, किताबें तो कम से कम लिखती हैं कि इमलोटा में हनुमान मंदिर का काफी बड़ा मेला लगता है। रंगीला हनुमान मंदिर है। और कपूरी की पहाड़ी, इसी को करपूरी भी लिखा हुआ है, करपूरी की पहाड़ी। जैसे तोशाम की पहाड़ी पूछेंगे तो भिवानी, और करपूरी की पहाड़ी पूछेंगे तो, या कपूरी की पहाड़ी तो वो चरखी दादरी। ठीक है, इस नगर को पृथ्वीराज चौहान के छोटे बेटे थे बिल्वराज चौहान, कहीं कहीं पोता लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्वराज बस नाम याद रखना कि ये पृथ्वीराज की फैमिली में बिल्वराज ने बसाया था। चरखी दादरी का प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग है नहीं, गलत है, ये सीमेंट उद्योग था। मैंने कहानी आपको हिस्ट्री बता दी, कैसे डालमिया परिवार की चिकचिक हुई मजदूरों के साथ, उनके संगठन के साथ। उन्होंने कहा हम ताला लगा देंगे, बंद कर दिया उन्होंने ताला। फिर सीसीआई ने खरीदा सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन वो अब 35 साल से लगभग बंद पड़ी है। तो ये उद्योग सीमेंट उद्योग अब था, अब है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, फोगाट बहने पहले भिवानी में गिनी जाती थी ना उनका गांव, अब वो चरखी दादरी में है। फरीदाबाद, फरीदाबाद आप अच्छी तरह जानते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद आपके राज्य का कौन सा जिला बना था, 12वां जिला। कब बना था, तो ये 1 नवंबर तो गलत लिखा है, ये 15 अगस्त होना चाहिए। ज्यादातर किताबें वैसे 2 नवंबर लिखती हैं, गलत, 15 अगस्त आएगा। ये टाइपिस्ट को मैंने 3 डेट लिख के दी हुई थी कि ये वाली लिखना टिक किया था, लेकिन उसने क्या किया, जो नहीं टिक थी वो कर दी। तो ये 2 नवंबर किताबों में है, जो कि गलत है। प पलवल, प पंचकुला, फ फरीदाबाद, इन तीनों की डेट है 15 नवंबर, और ये 15 अगस्त, आज़ादी का दिन। ठीक है, चलिए अब क्या है फरीदाबाद में, जब हम आज़ाद हुए ना 1947 में, तो उस टाइम बहुत सारे लोग भाग के पाकिस्तान के पंजाब से हमारे पंजाब में आ गए, और तब हम भी क्या थे, पंजाब। तो ये सोच लो कि उस टाइम पे जो लोग रेफ्यूजी थे ना, रेफ्यूजी समझते हो ना, जिनको किन्हीं कारणों से भागना पड़ जाए, राजनीतिक कारणों से, सरकारें जब कुछ गड़बड़ करे, तो कितने सारे लोग अपना पाकिस्तान जब अलग हुए तो हिंदू लोगों को लगा कि हमें कहीं को मार दे यहाँ पे, और हम लोग वापस अपने देश चल पड़ते हैं। तो वो वहां से उठ के पंजाब से और हमारे पंजाब में आ गए। तो उस टाइम पंजाब में जब इतनी भीड़ आई तो कहाँ इनको खिलाएं, कहाँ रखें। तो देश की सरकार ने उस टाइम पे कहा, जो हरियाणा का हिस्सा था, तब तो पंजाब का हिस्सा माना जाता था, कि यहाँ पे जो इलाका है ना फरीदाबाद, इसको डेवलप कर दो, इस फरीदाबाद को डेवलप कर दो रेफ्यूजीज के लिए। और यही कारण है कि यहाँ पे रेफ्यूजीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे उद्योग धंधे लगा दिए गए, ताकि इनको नौकरियां मिल जाएं, और इनको नौकरी मिलेंगी तो इनको तनख्वाह मिलेगी, तो कम से कम इनके खाने कमाने का जरिया बन जाएगा। तो 47 के बाद हरियाणा के फरीदाबाद का बहुत सोच समझ के प्लान्ड तरीके से, तब तो पंजाब था, विकास किया गया, क्योंकि रेफ्यूजीज को कहीं तो बसाना था, तो फरीदाबाद का विकास किया गया। यहाँ पे सिंचाई के टारगेट से, जो सूरज कुंड के आसपास एक इलाका पड़ता है ना, और थोड़ा आगे बड़खल फरीदाबाद के पास पड़ता है, बड़खल झील, इसमें सिंचाई को टारगेट रख के और झील का निर्माण किया गया था। तो फरीदाबाद के विकास का एक बड़ा कारण था, स्टार्टिंग में ही यहाँ रेफ्यूजीज के लिए उद्योग धंधे लगाने थे। और आज आप देखो कितना वेल डेवलप्ड है आपका फरीदाबाद। तो स्थापना ठीक कर लेना, 15 अगस्त, 12वां जिला। क्षेत्रफल इसका सबसे छोटा है। चरखी दादरी जो बाद में बना वो इससे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। और 741 तो एग्जैक्टली तो नहीं है, क्योंकि 742 पॉइंट समथिंग है, तो 743 वर्ग किलोमीटर मान लेते हैं। 742 पॉइंट कुछ पड़ता है, तो कहीं कहीं 41 भी लिखा है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक है 743। पॉइंट की जरूरत नहीं होती, 743 के साथ चले जाना, अगर मिले, ना मिले तो 741 के साथ चले जाना। हेडक्वार्टर सेम ही होगा। तहसील मतलब नाम आइडिया रखना, बल्लभगढ़ है, जिसका अब नाम कर दिया बलरामगढ़, पिछले साल बलरामगढ़, बल्लभगढ़। और बड़कल मैंने बताया झील है बहुत बड़ी, जो सिंचाई का टारगेट करके बनाई गई थी 1947 में, जिसके ऊपर काम किया गया। और फरीदाबाद के मेन विकास का काम इसलिए किया ताकि रेफ्यूजीज को यहाँ काम धंधा मिल जाए। इसकी ब्लॉक पढ़ेंगे फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव, तिगांव भी इंपॉर्टेंट है, बड़ोली छोड़ दो, ये बड़ोली कई जगह है तो इसलिए एक एक करके नहीं पूछेंगे। तिगांव इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये कहलाता है अमर शहीदों का गांव, शहीदों का गांव। शहीदों का शहर पूछ ले अगर तो आपका झज्जर, शहीदों का गांव है तिगांव। ये बल्लभगढ़ के हेरफेर में पड़ता है, थोड़ा आगे जाने पर तिगांव, ठीक है। तो तिगांव पूछ लें, बल्लभगढ़ पूछ लें, तो ये सब फरीदाबाद का हिस्सा है। फरीदाबाद की जनसंख्या भी थोड़ी सी देखने लायक है, क्योंकि हरियाणा में सर्वाधिक है, 18 लाख प्लस। लेकिन अगर आप इसको विकिपीडिया पे सर्च करो तो वो 14 लाख प्लस में दिखाते हैं। पेपर के टाइम पे हमें दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर हम अपनी किताबों के अनुसार देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या 18 लाख इसलिए कहते हैं क्योंकि 2011 से 2021 आने वाला है, तो उस हिसाब से देखें तो जनसंख्या बढ़ गई ना, 18, 19 लाख, 20 लाख मिलेगी। लेकिन अगर आप विकिपीडिया के हिसाब से जाओगे तो 14 लाख प्लस में दिखाते हैं। हम 18 के साथ पहली प्रायोरिटी रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात भी ठीक ठाक सा है, 873। हरियाणा का है ही इतना, अब इसमें यूं वैसे तो कम है काफी, लेकिन ठीक है, हरियाणा को देखे तो ठीक है। साक्षरता देखो इसकी 81% है, तो साक्षरता में फरीदाबाद आगे मिलेगा आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके गुड़गांव की है, उसके बाद फिर इसका और अंबाला और इनका नंबर आ जाता है। जनघनत्व बड़े काम का है, सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा 2442 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, हरियाणा का सबसे ज्यादा। आप अभी देखो 375, 380, 400, 500 इतने पढ़ रहे थे, अब देखना जरा 2500 के आसपास, 2442। तो इतना कैसे है? क्योंकि एरिया तो छोटा, 743 स्क्वायर किलोमीटर, और जनसंख्या 18 लाख, तो 1-1 किलोमीटर में कई कई हजार आदमी रहेंगे तभी बात बनेगी ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी जिले में है। सबसे बड़ा शहर पूछेंगे तो फरीदाबाद, लेकिन सबसे छोटा जिला पूछेंगे तो भी फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनता यहाँ रहती है, जनसंख्या सबसे बड़ी है, जनसंख्या घनत्व भी सबसे बड़ा है। फरीदाबाद शहर 1607 में बनाया था। जहांगीर था भाजसा वाला, BHAJ, अकबर का बेटा। अभी हम अकबर, आईने अकबरी पढ़ रहे थे ना, अबुल फजल ने लिखी है, उसमें हमारा भिवानी का नाम था। तो अकबर का बेटा है जहांगीर, उसका एक कोषाध्यक्ष है, उसके पैसों का ध्यान रखने वाला, उसका नाम है शेख फरीद। उसने बसा दिया एक शहर, तो फरीद के नाम से फरीदाबाद बन गया। तो जहांगीर के कोषाधिकारी, पैसों का ध्यान, कोषाधिकारी शेख फरीद द्वारा बसाया गया, इसलिए नाम है फरीदाबाद। फरीदाबाद के प्रमुख पर्यटन स्थल क्या हैं? बड़कल झील, बताया मैंने आपको, बड़कल झील है, सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं बड़कल झील पर। इसके अलावा यहाँ अरावली का गोल्फ मैदान है, इसको थोड़ा सा सुन लो, ये इंपॉर्टेंट भी है। अरावली का गोल्फ मैदान जो है ना, अरावली तो पहाड़ियों के कारण है, फरीदाबाद में है, और ये 75 एकड़ में फैला है, 75 एकड़ में फैला है आपका, 75 एकड़। 1 एकड़ मतलब होता है 1 किला आम भाषा में, और इसमें 12 होल हैं। गोल्फ आपको पता होगा ना, आपने टीवी में देखा भी होगा। गोल्फ में एक छोटी सी बॉल होती है, वो एक स्टिक होती है गोल्फ की, उसको मारते हैं घोड़े पे बैठ के, तो वो तुरंत कहीं जाती है, फिर किसी होल के अंदर गिर जाती है वो, और दूर दूर जा जाके वो बॉल सी गिरती रहती है। गोल्फ अमीरों का शौक है, आम आदमी गोल्फ नहीं खेलता। और पुराने टाइम में वो एक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद है, घोड़े से गिरा था वो चौगान खेलते टाइम, वही तो गोल्फ था। तो गोल्फ बहुत अमीरों का शौक है, और गोल्फ कोर्स बहुत महंगी फीस लेके अलाउ करते हैं। इनकी एक महीने की फीस ऐसी होती है, डिपेंड करता है कितनी बढ़िया मेंटेनेंस है। ये मेनली बहुत ज्यादा अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं, इस गेम को खेलना, और लाखों रुपए की मेंबरशिप होती है यहाँ। अगर आपको खेलने जाना है तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, वो लाखों रुपए की मिलती है, कहीं कहीं तो 8-8, 10-10 लाख रुपए लगते हैं, तो उसमें जाके सिर्फ आप खेल सकते हैं। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े गोल्फ डिजाइनर थे, उन्होंने डिजाइन किया था। तो ये हरियाणा में, जिस दिन हरियाणा बना ना, तब से ही हम मानते हैं 1966 से, पर पहले ये प्राइवेट था। बाद में 1988 में इसको हरियाणा सरकार ने एक्वायर कर लिया, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, 1988 में। और ये गोल्फ कोर्स, गोल्फ मैदान बहुत बड़ा है। किस दिन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, आज सिर्फ हल्का सा जान लो कि अरावली गोल्फ मैदान आपके फरीदाबाद में है। इसमें 12 होल्स हैं जिनमें बॉल गिरेगी, वो गड्ढे टाइप के, और 75 एकड़ में फैला है। 1988 में ये हरियाणा टूरिज्म, हरियाणा पर्यटन विभाग ने एक्वायर किया था ये अस्तित्व में 1966 से, ठीक है। तो अरावली गोल्फ मैदान हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, पहला गोल्फ मैदान है हरियाणा का। डबचिक होडल पलवल में है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये पलवल में लिखना था। सूरज कुंड का मेला लगता है, आप सब जानते हैं, मैगपाई घूमने की जगह है। सती का स्थान भी पलवल में जाएगा, पलवल अलग जिला है इसलिए यहाँ नहीं लिखना, ये उन्होंने मिक्स कर दिया। पंचवटी मंदिर भी पलवल में है, ये फरीदाबाद में नहीं याद करेंगे। राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में, ये याद करेंगे, जिसका अब नाम है बलरामगढ़, ठीक है। चलिए, फरीदाबाद जिले में कौन सी नदी बहती है? यमुना। यहाँ के नीचे तो यमुना फिर मुड़ेगी। फरीदाबाद जिले में यमुना नदी बहती है। फरीदाबाद में बहुत बड़ा कामकाज है, एक तो यमुना याद रखना, सैरा,
CERA, देखा होगा ना कहीं वॉशरूम वगैरह में आप जाएं होटल्स में तो सेरा के लगे होते हैं, वॉश बेसिन भी हाथ धोने के लिए और बाथरूम में जितनी चीजें यूज करते हैं, सेरा बहुत बड़ा काम करता है, सैनिटरी वेयर बनाता है, यानी बाथरूम में जो चीजें लगी होती हैं उसमें काम करता है, सेरा इंडस्ट्रीज है पूरी, तो सैनिटरी वेयर लिमिटेड। एस्कॉर्ट जो ट्रैक्टर बनाते हैं, एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर, ESCORT, एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर बनते हैं। आइसर के ट्रैक्टर बनते हैं। JCB, ठीक है, इंडिया लिमिटेड। बाटा जिसके जूते बनते हैं ये भी यहीं पर है। ये सब बड़े बड़े, अब सोचो इसमें कितने कितने लोग काम करते हैं, तभी तो औद्योगिक नगरी है आपकी ये। ढेरों उद्योग धंधे हैं यहाँ, जूते यहाँ बनते हैं, टायर, गुडियर के टायर यहाँ बनते हैं, बाथरूम की सेरा जो आपकी सैनिटरी वेयर है वो यहाँ बनती है, एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर यहाँ बनते हैं। JCB इंडिया लिमिटेड का काम, JCB तो आप कितना बड़ा भारी भरकम हैवी इंडस्ट्रीज वाला काम है। इसके अलावा आइसर है, एस्कॉर्ट्स है, यहाँ फ्रिज बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं, तो बहुत बड़ा कामकाज है। उद्योगों में तो आप मान लीजिए इसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। अगर कहें IT सेक्टर में सबसे आगे तो गुड़गांव, लेकिन उद्योग धंधों में जहां फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो फरीदाबाद नंबर 1, ये दोनों टॉपर्स में हैं। फरीदाबाद राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, 18 लाख प्लस है, 743 वर्ग किलोमीटर एरिया। जनसंख्या घनत्व अपने आप सबसे ज्यादा हो गया। नगरीय जन घनत्व, नगरों में बहुत लोग रहते हैं और सर्वाधिक उद्योग वाला शहर है, ढेरों उद्योग धंधे हैं यहाँ। क्यों लगाए गए ये? क्योंकि पंजाब में आए थे रेफ्यूजी और उन्हें कहीं ना कहीं कामकाज चाहिए था। अगर उनको काम नहीं मिलता ना तो वो लूटते लोगों को। भाई भूखा आदमी क्या करेगा? ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है ना, इसका सीधा असर देखना क्राइम पे जाता है। अगर कोई आदमी बेरोजगार है, उसके घर में रोटी बनाने का साधन नहीं है, उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तो वो पैसे का, उसको रोजगार मिलता नहीं, पढ़ा लिखा, तो वो क्या करेगा? बहुत सारे लोग उनमें से चेन स्नैचिंग का काम करने लग जाएंगे, कुछ जेब कतरे बन जाएंगे, कुछ चोरी करेंगे। तो अगर किसी की देश में अगर विकास चाहिए ना, तो नौजवानों की, युवाओं की ऊर्जा को सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। कोई मर्जी से चोर उचक्का नहीं बनता, किसी को चोरी करने का शौक नहीं होता। ये जबरदस्ती चोरी करने के लिए माहौल क्रिएट किया गया। भूखा मरता आदमी तो चोरी करेगा ही करेगा। तो ये देखा कि रेफ्यूजी आए हैं, अब रेफ्यूजी आदमियों के साथ उनकी पत्नी है, बूढ़ी माँ है, बाप है, बहन है जिसकी शादी करनी है, खुद की बीवी है, बच्चे कहाँ जाएंगे? तो या तो ये हमारे ही इंडियंस को लूटेंगे और क्या करेंगे, नहीं तो फिर इनको काम धंधे इनके जमवा दो और ये पैसा कमाएंगे, रोजगार करेंगे, अपनी सही एनर्जी का यूज करेंगे। ऐसा ही किया, इसलिए हमने फरीदाबाद में उद्योगों का बहुत बड़ा कामकाज स्टार्ट कर दिया। सरकार को भी नौकरियां तभी देनी चाहिए, अगर नौकरियां नहीं होंगी ना तो लोग गलत रास्ता पकड़ेंगे, ड्रग्स का रास्ता, गलत रास्ते पे जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हर हाथ को काम मिले, हर किसी को रोजगार मिले। तो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक, उद्योग धंधे। फरीदाबाद के गांव तिगांव को क्या कहते हैं मैंने बताया, अमर शहीदों का गांव। अगर शहीदों का शहर पूछ लिया तो झज्जर, अगर पूछे सैनिक ज्यादा तो झज्जर, शहीदों का शहर तो झज्जर, लेकिन अमर शहीदों का गांव तो तिगांव का नाम आएगा। ठीक है, फतेहाबाद टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि क्लास ओवर करने का टाइम आ गया। चलो, आज हमने 4 यहाँ पे चीजें पढ़ ली। चारों टॉपिक्स को एक बार आप अपनी PDF देखो, बुक अगर तुम्हारे पास है तो सबसे बढ़िया है। ये वाली बुक है जो हमारे स्टूडेंट्स के पास होगी भी, मैंने पढ़ाई भी थी। ये फरवरी में पढ़ानी स्टार्ट की थी बैच में, फरवरी मार्च, फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया, नहीं तो ये टारगेट था कि इसको अप्रैल तक मैं कंप्लीट करा दूंगी। अब इसको डिटेल से पढ़ते चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है। और आज भी अखबार में आपने देखा होगा कि दिसंबर में एग्जाम हो सकते हैं। भाई कार्यवाही तो चली रही है ना, वो स्कूल से और इन सबसे बातचीत जो चल रही है, तो अपनी तैयारी ऐसी रखना कि अगर दिसंबर में पेपर हो तो तुम पीछे ना रह जाओ। ये सबकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि सिलेबस तुम्हें कैसे पूरा करना है। चलिए, आज इतना ही पढ़ते हैं। 4 जिले हमने पढ़ लिए आज, अंबाला, भिवानी और अपना ये चरखी दादरी और फरीदाबाद, 4 जिले कंप्लीट। अब इन चारों में बहुत सारी चीजें तुम्हें आ गई होंगी। कोई पूछे सेरा सैनिटरी वेयर तो क्या टिक करना है? फरीदाबाद। कोई पूछे कि 9 गजा की पीर वाले का कहाँ है तो आप कहोगे कुरुक्षेत्र। पहले कहाँ था? अंबाला। घड़ी कहाँ चढ़ाई जाती है? 9 गजा पीर में। कितनी लंबाई थी उनकी? 27 फीट या 8 मीटर की। कोई पूछे किंगफिशर कहाँ है तो अंबाला। ये आपको याद करने पड़ेंगे, 2-4 बार पढ़ोगे ना इनको तब ये याद होगा। जिलेवार परिचय इस टॉपिक का नाम है, और जिनके पास बुक है वो इसको 2-4 बार पढ़ के अंडरलाइन कर लेना। ये हरियाणा के जिलों का संक्षिप्त परिचय हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2-3 दिन में ये पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद बाकी आगे अब धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। एक बार जिलों का टॉपिक पूरा हो गया ना, फिर खेती, नदियां, पठार, ये जो हरियाणा में जो ये अपने खनिज हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चलेगी। चलिए, थैंक यू।